नमस्कार दोस्तों, 13 मार्च 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सैटरडे है आज, 4 एडिटोरियल्स छपे हैं, चारों एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। सॉरी, बैकग्राउंड में हो सकता है आपको कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसका रीजन बीइंग कि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक बिल्डिंग बन रही है, तो उसके चलते आवाज़ आ ही रही है। इतनी तेज़ आवाज़ है कि सारे दरवाजे खिड़की बंद करने के बाद भी थोड़ी बहुत अंदर आ ही रही है, तो सो बियर विद मी। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है द न्यू मीडिया रूल्स आर अ टाइटनिंग न्यूज़। ये बात करी जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 की, जिसके थ्रू जो डिजिटल मीडिया है, जो ऑनलाइन करंट अफेयर्स के चैनल्स हैं, उनके ऊपर जो टाइटनिंग नॉर्म्स हैं वो थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो ये नॉर्म्स कैसे गलत हैं उसके बारे में यहाँ पे शशि कुमार साहब बात कर रहे हैं। ये नॉर्म्स कैसे गलत हैं उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज 4 ही आर्टिकल्स हैं, तो इसलिए मैं ये आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे एंड में ये वाला आर्टिकल डिस्कस होगा। और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है आज, कास्टिंग द एशियन डाइस ऑन अ वेस्ट एशिया बोर्ड। इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि जो वेस्ट एशिया का रीजन है, जहाँ पे ईरान, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, जो गल्फ वाली कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूएस का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है। बट कहीं ना कहीं यूएस का जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है, खासकर बाइडेन के अंदर, इस इलाके में थोड़ा सा चेंज हो रहा है और यहाँ पे एशियन पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं। जैसे कि इस वेस्ट एशिया वाले स्फीयर में अब इंडिया बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है, साउथ कोरिया बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है। तो क्या रोल है एशियन पावर्स का इस इलाके में? इनफैक्ट चाइना भी बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है, बट चाइना का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है। तो यूएस के चेंजिंग रिलेशंस के साथ, यूएस के वेस्ट एशिया के साथ जो सिक्योरिटी डायनामिक्स बदल रहे हैं, उसके चलते इंडिया और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज की अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ रही हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई। इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करूंगा वो है टू बैड ऑप्शंस। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में मांडवली हो रही है, बातचीत हो रही है, निगोसिएशंस हो रहे हैं, बट निगोसिएशंस अब तक अपने लॉजिकल एंड पे पहुंचते हमें नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? यूएस के सामने एक डिलेमा है कि क्या 1 मई तक वो यूएस फोर्सेस को निकाल लें अफगानिस्तान से, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया था। अभी के लिए तालिबान ने वायलेंस बंद नहीं किया है। अगर यूएस अपनी फोर्सेस निकाल लेता है तो हो सकता है तालिबान पूरी कंट्री को कब्जा कर ले। और यूएस जो पीस एग्रीमेंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ रख रहा है, अगर वो साइन कर लेती है अफगानिस्तान गवर्नमेंट, तो तालिबान के साथ पावर शेयर करनी पड़ेगी। तालिबान के साथ पावर शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी लोग हैं, लेकिन फिर वो दकियानूसी ख्यालात वाला नियम कानून हो जाएंगे। मीडियल टाइम्स में जो रूलर हुआ करते थे ना, कि सामने तकलिया कर दिया, जिसको मन चाहे उसको गोली मार दी, ठीक है, जिसका मन चाहे उसकी गर्दन कलम कर दी, लड़कियों को, वुमेन्स को कोई राइट्स नहीं है। अभी के लिए आप देखोगे तो अफगानिस्तान एक डेमोक्रेसी है, वहां पे एक लेडी को राइट है कि वो वोट डाल सकती है, बाहर जाके नौकरी कर सकती है। मुश्किल है उसके लिए, बट कम से कम ऑन पेपर उसके पास राइट तो है। तालिबान के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो ये राइट भी चला जाएगा। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के सामने दो बहुत बुरे ऑप्शंस हैं। इन बुरे ऑप्शंस के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है, तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। फिर अब मॉरल टेस्ट, यहाँ पे वैक्सीन नेशनलिज्म की बात की गई है। आप देखो तो एंटोनियो गुटेरेस साहब और बहुत सारे और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज के अगेंस्ट बोलते रहते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज वैक्सीन नेशनलिज्म कर रही है। कैसे यूएस में वैक्सीन नेशनलिज्म हो रहा है, कैसे यूरोप में हो रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया में भी वैक्सीन नेशनलिज्म तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन इनइक्विटेबलनेस देखी गई है। जो रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको वैक्सीन मिल रही है, जो पुअर सेक्शन है वो वैक्सीन का एक्सेस नहीं पा रहे हैं। तो वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन में इनइक्विटेबिलिटी कैसे आ रही है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है, तो ये आर्टिकल भी देखेंगे। तो इतने आर्टिकल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है कास्टिंग द एशियन डाइस ऑन अ वेस्ट एशिया बोर्ड। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले समय में अपने वीडियो का जो टाइम है उसको थोड़ा सुबह करूं। मुझे पता है कि मैं 11 साढ़े 11 ये जो वीडियोस डालता हूँ काफ़ी लेट हो जाता है। अगर मैं ये वीडियो सुबह 8 बजे डालूँ तो बहुत सारे और लोगों के लिए ये कन्वीनियंट हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एडिटोरियल के टाइमिंग को थोड़ा प्रीपोन करूँ। अब होता ही है कि आप लोगों के लिए मुझे और भी वीडियोस बनानी होती हैं, उसके चलते 2-3 बजे तक मैं रात में जगता रहता हूँ, कभी कभी 4 बज जाते हैं। अभी 3-4 बजे सोऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है सुबह 5 बजे जग पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जगते जगते 8-9 बज जाते हैं, तो एडिटोरियल आपके सामने 11 साढ़े 11 बजे आता है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रॉब्लम को जैसे तैसे करके ठीक करूं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आपसे रेगुलरली बात करने की। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी और मेरे सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यूट्यूब सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। और फाइनल बात, ज्वाइन बटन ज़रूर दबाएं अगर आप दबा सकते हैं तो। बहुत ही
नॉमिनल सी ज्वाइनिंग फीस है और उससे मुझे काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। एनसीईआरटी की वीडियोज़ हो, लक्ष्मीकांत हो, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम हो, आगे आने वाले समय में मिडियल हिस्ट्री हो, रमेश सिंह हो, ये सब मैं आपके लिए कवर करूँगा। तो यहाँ पे बोला गया कास्टिंग द एशियन डाइस ऑन अ वेस्ट एशिया बोर्ड हैज द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस दिस ज्योग्राफी चेंजेस। ज्योग्राफी मतलब वेस्ट एशिया की बात हो रही है। द एशियन फुटप्रिंट इज एक्सपेक्टेड टू ओनली ग्रो। वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में एशिया का फुटप्रिंट बढ़ने वाला है। कहने का मतलब ये है कि वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज है ना, वहाँ पे इंडिया, साउथ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ने वाला है। अभी इसी महीने क्या हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट और 120 पर्सनल्स एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। 3 मार्च से 27 मार्च ये एक्सरसाइज होगी। होस्ट कौन कर रहा है इसको? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंडिया अकेले इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इंडिया के सामने और भी बहुत सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि फ्रांस, बहरीन, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। वेस्ट एशिया रीजन में जो भी जियोपॉलिटिकल इंटीग्रेसीज हैं उनको इस एक्सरसाइज के साथ जोड़ के ऑथर यहाँ पे हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहा है। वेस्ट एशिया में जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रखा है इस समय पे। जब ये डिजर्ट एक्सरसाइज हो रही है इस समय पे आप कह सकते हो कि जो रिलेशन है आपके ईरान और यूएस के, ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। हालांकि जो बाइडन के आने के बाद ईरान के साथ रिलेशंस थोड़े अच्छे होते नजर आ रहे हैं, भाई कोई कंक्रीट डील साइन नहीं हुई है। सितंबर 2020 में हालात बहुत खराब थे, अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे और आपको पता है कि अब्राहम अकॉर्ड के चलते इजराइल, यूएई और बहरीन ऑफिशियली दोस्त हो गए थे। इजराइल की एम्बेसी खिली थी यूएई और बहरीन में, जबकि पहले यूएई और बहरीन ने इजराइल को एक कंट्री भी नहीं माना था और अब तो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए थे। तो अरब और इजराइल के बीच में जब रिलेशंस बढ़ने लगे तो प्रॉब्लम पैलेस्टीन को होगी और कहीं ना कहीं ईरान को होगी। कहीं ना कहीं ईरान का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन में, वेस्ट एशिया गल्फ वाले रीजन में, उसको कम करने के लिए इस प्रकार की ग्रुपिंग्स बनाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं प्रॉक्सी वॉर्स को सीरिया और यमन में देखा जा रहा है। सीरिया में जो लड़ाई हो रही है, यमन में जो लड़ाई हो रही है, उसमें दो फैक्शंस बने हुए हैं। एक फैक्शन को पीछे से ईरान सपोर्ट करता है, दूसरे फैक्शन को पीछे से ये सऊदी अरेबिया, यूएई जैसी कंट्रीज और इजराइल जैसी कंट्रीज सपोर्ट करती हैं। अच्छा, सीरिया और यमन की लड़ाई में ऐसा भी नहीं है केवल दो ही फैक्शंस, आप कह सकते हो कि दो प्रिडोमिनेंट फैक्शंस हैं। छोटी मोटे ट्राइब्स बहुत सारे हैं, सब अपनी खिचड़ी पका पका के लड़ रहे हैं। यमन वाली क्राइसिस की वीडियो में तो मैंने आपको समझाया भी था कि बहुत अलग अलग ट्राइब्स हैं और वो अलग अलग ट्राइब्स अलग अलग चीज़ें चाहती हैं। तो सिर्फ हाउदी रेबल्स नहीं है यमन में जो बवाल मचा रहे हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं। ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। अब अगर आप जॉइंट एक्सरसाइज की बात करो, जैसे ये डेजर्ट फ्लैग नाम की एक्सरसाइज होगी, इस तरीके की एक्सरसाइजेस काफ़ी कॉमन है वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स और अरब्स के बीच में, यानी यूरोप के देश, यूएस और अरब स्टेट्स में बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज अक्सर कर होती रहती है। लेकिन ये जो 2021 का एडिशन है डेजर्ट फ्लैग का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया और साउथ कोरिया भी इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कि जो साउथ कोरिया और इंडिया जैसी एशियन इकोनॉमीज है ना, ये बहुत हद तक वेस्ट एशिया से आए हुए तेल के ऊपर डिपेंड करती हैं। वेस्ट एशिया का तेल इन इकोनॉमीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेट इंपोर्टर्स हैं क्रूड ऑयल के और हम लोग इन वेस्ट एशियन स्टेट्स पे बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी के लिए इस वेस्ट एशिया की रीजन की सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें भी पता है। इंडिया और साउथ कोरिया को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो वेस्ट एशिया का रीजन है, यूएई, सऊदी अरेबिया वाला, यहाँ अगर चीज़ें सिक्योर होंगी तो कहीं ना कहीं इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर होगी, क्योंकि हम ज़्यादातर तेल और एनर्जी यहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, इसके आसपास का जो इलाका है दैट इज स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। फिर अब यहाँ पे बात की जाए तो देखिए, इस इलाके में यूएस का कंट्रोल थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। देखते हैं, अप्रैल 2020 की बात की जाए तो इंडिया को सबसे ज्यादा ऑयल प्रोवाइड करता था सऊदी अरेबिया सॉरी, और दूसरे नंबर पे इराक। साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया के लिए लेट 2019 में टॉप सप्लायर ऑयल का कौन था? सऊदी अरेबिया था। तो कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली और सियोल, यानी कि इंडिया और साउथ कोरिया को यह बात पता थी कि हम कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया, इराक और यूएई इस प्रकार की कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है ऑयल के लिए। प्लस एट द सेम टाइम इंडिया और साउथ कोरिया को यह पता था कि एक लिमिट से ज्यादा किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू हेज देयर बेट्स एंड डाइवर्सिफाई। तो हमने रशिया और यूएस से भी ऑयल खरीदना शुरू किया, ये हमारे लिए एक अल्टरनेटिव की तरह उभर के आए। अब ये जो इंडिया और साउथ कोरिया पर्शियन गल्फ की इन एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि जो यूएस का सिक्योरिटी ब्लैंकेट है
वो इस वेस्ट एशिया के रीजन में कम हो रहा है। रिसेंटली आप देखो तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ऑफिशियली सपोर्ट खींच लिया जो बाइडेन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का ये बोलना है कि सऊदी अरेबिया यमन में लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। सऊदी अरेबिया यमन में जो भी स्ट्राइक्स करवा रहा है उससे लोगों की जानें जा रही हैं। तो बैक एंड से यूएस ने बहुत सारा सपोर्ट खींचा है सऊदी अरेबिया से। तो अगर इस प्रकार के अगर इवेंट होते हैं आगे आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं यूएस की जो बिल्कुल स्ट्रांग रिश्ते थे ना कि डोनाल्ड ट्रंप के समय पे कि इजराइल हमारा दोस्त है, यूएई हमारा दोस्त है, सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त है, इनके ऊपर कोई कुछ करेगा तो हमें एक्शन लेंगे, इस प्रकार का जो बाइडेन करने वाले नहीं है। तो इफ वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी ब्लैंकेट ऑफ दिस वेस्ट एशिया, जो कि इंडिया की और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज के सिक्योरिटी ब्लैंकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं इंडिया और साउथ कोरिया को, इन वेस्ट एशियन कंट्रीज को ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कि हम आपको सिक्योर करेंगे। और इसीलिए हो सकता है कि इस डिजर्ट फ्लैग नाम की एक्सरसाइज में इंडिया और साउथ कोरिया दोनों ने पार्टिसिपेट किया। ओके, फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, दिस इज हाईलाइटेड इवन फर्दर बाय द फैक्ट दैट जनवरी 2021 मार्क द फर्स्ट टाइम सिंस 1985 दैट द यूएस डिड नॉट इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम रियाद। एक और चीज निकल के आ रहा है, जनवरी 2021 बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि सऊदी अरेबिया से कोई भी तेल यूएस ने इंपोर्ट नहीं किया है। तो वॉशिंगटन डीसी यानी यूएसए आगे आने वाले समय में वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में यूएई की तरफ, ईरान की तरफ, सऊदी अरेबिया की तरफ, इजराइल की तरफ अपना नजरिया कैसे रखता है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। आगे हम लोग अगर बात करें तो इंडिया और साउथ कोरिया कहीं ना कहीं यहाँ पे रीजनल टेंशंस में फंसे हुए हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका एक कोनंड्रम में फंसे कि यार यूएस की तरफ ज्यादा जाए या ईरान की तरफ ज्यादा जाए। ईरान सैंक्शंस के चलते काफी परेशान हुआ है। सैंक्शंस के समय ईरान दुनिया भर में दोस्त ढूंढ रहा था। ईरान को एक दोस्त मिला था चाइना के फॉर्म में, बट ईरान बाकी लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा था। ईरान इंडिया से भी एक्सपेक्ट कर रहा था, ईरान साउथ कोरिया से भी एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन इंडिया और साउथ कोरिया दोनों ईरान से उस समय पे तेल नहीं खरीद पाए, ईरान को पेमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे थे। ठीक है भाई, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जब साइन हुआ उसके बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बहुत तेजी से बढ़ा दिया। बट 2018 में एक पागल डोनाल्ड ट्रंप ने वो सारा जेसीपीओए तोड़ दिया। अब जब जेसीपीओए तोड़ दिया, फिर से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए और इंडिया और साउथ कोरिया की डीलिंग करनी मुश्किल हो गई। ईरान इंडिया और साउथ कोरिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था थ्रू डिफरेंट टैक्ट्स कि भाई हमारे साथ रिलेशन रखिए, हमें पेमेंट करिए, हमारा ऑयल खरीदिए। इसका मैनिफेस्टेशन इस प्रकार से बताया गया कि 2013 में एक इंडियन ऑयल टैंकर एम्प्टी देश शांति को ईरानियन फोर्सेस ने कब्जा लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास और उसको बंदर अब्बास ले गए। ये बोला कि जो शिप है वो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को वायलेट कर रहा था। कुल मिला के उस समय पे ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए थे और हो सकता है कि ईरान इंडिया के ऊपर ये प्रेशराइज कर रहा हो कि भाई ऑयल खरीदो और ऑयल का पेमेंट करो। जो ऑयल ऑलरेडी इंडिया ने ईरान से खरीद रखा था उसका पेमेंट करो। बट इंडिया कैसे पेमेंट करे, सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएस के। और उस समय पे और आज भी कहीं ना कहीं इंडिया की इतनी औकात नहीं है कि सीधे सीधे यूएसए द्वारा दिए गए फाइनेंशियल डिक्टेट्स को इग्नोर कर दिया जाए। चाइना की इतनी औकात हो गई है और अब शायद इंडिया भी वोकल हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, चाइना ने सैंक्शंस के बावजूद ईरान से तेल खरीदा है। चाइना ने सीधे सीधे बोल दिया यूएस कितने भी सैंक्शंस लगाएगा हम ईरान के साथ तेल खरीदेंगे। $400 बिलियन की डील साइन हुई है। इंडिया को अभी ये बात समझ में आ रही है कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी स्टैंड है वो सरकारों के हिसाब से, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चेंज होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के जब थे तब अलग फॉरेन पॉलिसी थी, जो बाइडेन आ गए डेमोक्रेट के, अलग फॉरेन पॉलिसी हो गई। इंडिया बोल रहा है भाई हमको नुकसान हो रहा है तुम्हारे चक्कर में। एक तो ये चाइना ईरान का अच्छा दोस्त बना जा रहा है, हम ईरान से तेल नहीं खरीद पा रहे, तो ईरान को लगता है कि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। तो आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी में, मतलब यूएस की फॉरेन पॉलिसी में अगर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है तो इंडिया इसके लिए क्यों सफर करे। तो इंडिया कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत वोकल हो रहा है ईरान के प्रति रिलेशंस को लेके। फिर ईरान का प्रेशर दिखाने का एक और तरीका निकल के आया जनवरी 2021 में। ईरान ने एक साउथ कोरियन टैंकर एम्प्टी हांगकुक चेमी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से कब्जा लिया और क्या बोला कि ये इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है। कुल मिला के तेहरान और सोहेल के बीच में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स को लेके इशू है। तेहरान ने बहुत सारा ऑयल सियोल को एक्सपोर्ट किया और सियोल से पेमेंट मांग रहा है। सियोल बोल रहा है भाई हम तुमको पेमेंट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जेसीपीओए के सैंक्शंस लगे हुए हैं। समझ गए, आगे बात कीजिए। नो डाउट जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इन दिस वेस्ट एशियन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात कर लीजिए, ओपेक प्लस की बात कर लीजिए, ये भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बहुत हद तक एनर्जी डिपेंडेंट है। 85% से ज़्यादा हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है और इंडियन नेवी भी इस इलाके में बहुत एक्टिव है। हमारे शिप्स यूएई, कुवैत, ईरान, कतर,
हर पोर्ट पे जाके रुकते हैं। 2020 में तो सऊदी अरेबिया के साथ हम एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज भी करने वाले थे, बट कोरोना का पैंडेमिक आ गया तो चीज़ें रुक गई। तो ये जो रीजन की सिक्योरिटी है, वेस्ट एशियन रीजन की सिक्योरिटी, ये एक इंडिया का भी बहुत बड़ा कंसर्न बन गई, जिसको इंडिया को बहुत प्रोएक्टिवली परस्यू करना पड़ेगा। ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई हो। अगली न्यूज़, टू बैड ऑप्शंस। अफगानिस्तान लीडर्स हैव टू चूज बिटवीन वॉर एंड शेयरिंग पावर विद तालिबान। देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूएसए के कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। क्या प्रेशर डाल रहे हैं कि इंटरिम यूनिटी गवर्नमेंट, अफगानिस्तान में एक इंटरिम यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए, जहां पे अफगानिस्तान की प्रेजेंट सरकार और तालिबान पावर को शेयर करें। कुल मिला के बाइडेन का ये बोल देना डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को नीचा दिखाने के बराबर है, क्योंकि तालिबान के साथ अगर आप पावर शेयर करते हो तो तालिबान एक मीडिवल मुस्लिम रूलर जो होते थे ना, जो कि अटैक करते थे, वायलेंस करते थे, कुछ कुछ उसकी तरह, इनफैक्ट उससे भी गंदा है मैं बोलूंगा। ओके, मीडिवल समय में क्या कोई डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स थे? क्या वोट डाल के रूलर्स चुने जाते थे? रूलर्स आते थे, अटैक करते थे, जो जीत जाता था वो रूलर बन जाता था, और वो रूलर जिसको चाहे उसको मार दे, जो चाहे वो बदल दे, जिसकी चाहे उसकी जमीन हड़प ले। आज की डेट में ऐसा नहीं है। वॉर टॉर्न कंट्री अफगानिस्तान में तालिबान एक कैंसर की तरह है। आगे अगर आप बात करो, जो बाइडेन ने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट अशरफ गनी को। यह लेटर अफगानिस्तान की टोलो न्यूज ने पब्लिश किया। इस लेटर में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन क्या कर रहे हैं कि एक सीनियर लेवल की मीटिंग बुला रहे हैं गवर्नमेंट से बात करने के लिए और तालिबान से बात करने के लिए टर्की में। तो टर्की में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, अलग अलग सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, जिसमें यूएस, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान सब होंगे, और अफगानिस्तान में एक लास्टिंग सॉल्यूशन ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। बट क्या लास्टिंग सॉल्यूशन आप अफगानिस्तान में ढूंढ पाओगे? ये एक बहुत बड़ी चीज है। इस समय पे यूएस की अफगान स्ट्रेटजी किस हद तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करता है, उसको देखने की बात चल रही है। 2020, खासकर फरवरी 2020 में ट्रंप की सरकार और तालिबान ने एक एग्रीमेंट किया, और उसमें यूएसए ने यह बोला कि 1 मई तक हम अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो शर्तें यूएसए ने तालिबान के ऊपर रखी थी, तालिबान ने वो शर्तें नहीं मानी। तालिबान से बोला कि आप वायलेंस कम करो, लड़ाइयां मत करो। तालिबान ने ये बात नहीं मानी। यूएस ने बोला हम 1 मई तक अपनी फोर्सेस निकाल देंगे, आप सीज फायर करो, आप लड़ाई बंद करो। तालिबान लड़ाई बंद नहीं करा, तालिबान का वायलेंस उस लेवल पे चालू है। ओके, तालिबान ने उल्टी ये धमकी दे दी है कि अगर यूएस फोर्सेस 1 मई तक बाहर नहीं निकलती जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो हम अपनी लड़ाई और वायलेंट कर देंगे, हम अपना वॉर और वायलेंट कर देंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत इंटेंस प्रेशर है। यूएस में ये बात तो समझ में आ गई कि कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। यूएस की फोर्सेस कितना भी तालिबान के फाइटर्स को मारते रहें और लोग पैदा होते चले जाएंगे। यूएस का लॉन्गेस्ट वॉर है, ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं इस वॉर को शुरू हुए। और जैसा कि मिस्टर ब्लिंकन ने अपने लेटर में लिखा है, यूएस वरीज दैट इफ इट्स ट्रूप्स आर आउट विदाउट अ पीस मैकेनिज्म, द तालिबान which already controls much of the country's hinterlands would gain rapid territorial gains। यूएस ने अपने लेटर में यह भी लिखा है कि अगर हम तालिबान के साथ बिना किसी पीस एग्रीमेंट के अफगानिस्तान के बाहर निकल गए, तो आगे आने समय में यह हो सकता है कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल के अंदर चला जाए, क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पे तालिबान कंट्रोल करता है। ऑलरेडी अफगानिस्तान की जमीन पे यूएस फोर्सेस हैं, तो तालिबान बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन एक बार यूएस फोर्सेस चली गई तो क्या अफगानिस्तान की पुलिस फोर्सेस, आर्मी उनको रोक पाएगी? बहुत मुश्किल है कि उनको रोक पाए। इसीलिए यूएस यहाँ पे एक इंटरिम इंक्लूसिव एग्रीमेंट को गवर्नमेंट को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये इंटरिम इंक्लूसिव जो एग्रीमेंट है वो क्या करने की कोशिश करेगा, ठीक है भाई, कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इंटरिम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में यहाँ पे केवल यूएस, तालिबान, अफगानिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान भी यहाँ पे एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का काफी प्रेजेंस है अफगानिस्तान की जमीन पे। ओके भाई, और यूएन मैंडेटेड मल्टी पार्टी पीस प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है? करने की कोशिश ये की जा रही है कि यूएस तालिबान के साथ और अफगानिस्तान के साथ सीधे सीधे बात कर रहा था। ट्रंप के अंदर तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सीधे स्किप किया और सीधे तालिबान के साथ बात की यूएस ने। यूएस का ट्रंप के अंदर यूएस का सीधी सीधी फॉरेन पॉलिसी थी कि भाई हम अपने सोल्जर्स को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहे हैं, पीस आए चाहे ना आए हमें मतलब नहीं है, हमारे सोल्जर्स बाहर निकाले, तुम मारो काटो मरो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये चीज अगर आप देखोगे,
तालिबान की तरफ से अभी भी कोई एश्योरेंस नहीं आया कि हम वायलेंस कम करेंगे। कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है तो कुछ समय के लिए वायलेंस कम कर देता है तालिबान, बाद में वायलेंस उसी लेवल पे फिर से चालू हो जाता है। तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। जब अफगान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और तालिबान आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे दोहा कतर में, तब भी अफगानिस्तान में तालिबान के फाइटर्स लड़ रहे थे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात तो समझ में आ गई है कि दोहा टॉक से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, और 20 साल ऑलरेडी अफगानिस्तान में वॉर चल ही रहा है। तो यहाँ पे if the Biden administration decides to stick to the Taliban deal and pull back troops, there is no guarantee that intra-Afghan talks will hold. अगर मान लीजिए ये 1 मई वाला डोनाल्ड ट्रंप वाला एग्रीमेंट जो बाइडेन फॉलो करते हैं और 1 मई तक वो अपनी यूएस फोर्सेस को अफगानिस्तान से बाहर लेके निकल जाते हैं, तो कोई गारंटी नहीं कि उसके बाद अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में कोई बातचीत होगी। हो सकता है आपस में लड़ने लगे और कोई एक पार्टी जीत जाए, तालिबान ही जीतती नजर आ रही है यहाँ पे। अगर यूएस वहां पे रुकता है तो यूएस और तालिबान के रिश्ते लगातार खराब होते जाएंगे। उसके साथ साथ यूएस के सोल्जर्स वहां पे मरते जाएंगे, यूएस का खर्चा होता जाएगा, और इन सब चीजों को यूएस अवॉइड करना चाहता है। तो यूएस एक इंटरिम प्रपोजल चाहता है, और अगर इस इंटरिम प्रपोजल को अफगानिस्तान की सरकार एक्सेप्ट कर लेती है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब यह है कि अफगानिस्तान की सरकार को और तालिबान को यहाँ पे पावर शेयर करनी पड़ेगी, और तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ पावर शेयर करना बड़ी परेशानी है। अफगानिस्तान का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा, ठीक है। जो कोर फंडामेंटल इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे प्ले में आ जाएंगे। वुमेन राइट्स यहाँ पे वायलेट होंगे, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे वायलेट होगी, क्योंकि आप देख लो कि जिस प्रकार के तालिबान के लीडर्स का माइंडसेट है, मॉडर्निटी तो वहाँ पे है नहीं, एक प्रकार की डिक्टेटरशिप है। वो कहने को वो एक संविधान बना देंगे, बट है वो डिक्टेटरशिप। आप सोचिए 20 साल से उनको यूएस नहीं निकाल पाया, तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट क्या ही निकालेगी। तो इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि अभी के लिए थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी सेटल करके वो पावर शेयर कर लें और बाद में फिर से कूप करके पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लें। अफगानिस्तान की सरकार के पास 2 बड़े खतरनाक चॉइसेस हैं, ओके। 2 बड़ी डेंजरस चॉइसेस हैं। पहली चॉइस तो ये कि वो लड़ता रहे तालिबान से, तो तालिबान के साथ सीधी सीधी लड़ाई वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि यूएस तो देखिए बाहर निकलने के मूड में। तो यूएस एक समय के बाद ये अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स से बाहर निकल जाएगा। कुछ समय तक तो यूएस कोशिश करेगा कि भाई एक पीस एग्रीमेंट हो जाए, नहीं हो पाए तो यूएस टाटा बाय करके बाहर निकल जाएगा। अफगानिस्तान विल बी ऑन इट्स ओन। और अगर अफगानिस्तान अपने ओन पे आ गया तो किस लेवल तक अफगानिस्तान तालिबान के साथ डील कर पाएगा, ये प्रॉब्लम है। दूसरी चॉइस अफगानिस्तान के पास क्या है कि वो पीस प्रपोजल और इंटरिम प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ जाएगा। ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी की बहुत सारे टेनेट्स को यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाएगा, आप कह सकते हो डाइल्यूट किया जाएगा। तो ये 2 डेंजरस चॉइसेस हैं अफगानिस्तान के सामने। अब अफगानिस्तान यहाँ पे कौन सी चॉइस ले, दैट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन अकॉर्डिंग टू मेनी डिफरेंट पर्संस। अगले आर्टिकल चलते हैं, मॉरल टेस्ट। प्रिविलेज्ड नेशंस मस्ट इंप्रूव ग्लोबल अवेलेबिलिटी एंड इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन्स। अब यहाँ पे शुरुआत कैसे करी जा रही है। ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये डिक्लेयर किए हुए कि कोविड-19 एक पैंडेमिक है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी गुटेरेस, और अभी रिसेंटली भी और पहले भी बहुत बार एंटोनियो गुटेरेस वैक्सीन नेशनलिज्म के अगेंस्ट बोल चुके हैं। वैक्सीन नेशनलिज्म हो रहा है, होर्डिंग हो रही है। यूरोप की बहुत सी कंट्रीज और यूएसए जरूरत से ज्यादा वैक्सीन को खरीद के अपने पास होर्ड कर रहे हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉरल टेस्ट ऑफ अवर टाइम। इस समय पे वैक्सीन की होर्डिंग चल रही, कहने का मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने लिए सोच रही हैं, ये अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल चुकी हैं, ठीक है। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी ये बोल चुके हैं, गावी अलायंस, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की भाई जो दुनिया भर की कंट्रीज है उनको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। यहाँ पे जो गरीब कंट्रीज हैं, वल्नरेबल कंट्रीज हैं, उनके पास आप वैक्सीन पहुंचाओ, उनकी मदद करो। आप ये देखोगे कि जो बिल्कुल वल्नरेबल कंट्रीज है ना, अफ्रीका की जो बिल्कुल पुअर नेशंस है, वो आज तक एक भी डोज अपने लोगों को नहीं दे पाई हैं। और यूरोप और यूएसए इस तरीके के जो नेशंस हैं वो पिछले नवंबर से ही वैक्सीन को अपने आप पे स्टॉक पाइल कर रहे हैं। अफ्रीका की बात की जाए तो इन अफ्रीका ओनली 13 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग ट्रैकर हैव बीन वैक्सीनेटिंग। अफ्रीका में केवल 13, जहां 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं वहां पे केवल 13 कंट्रीज वैक्सीनेशन को शुरू कर पाई हैं, ओके। यहीं पे अगर आप बात करो तो 10% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन हैज बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड। फुल्ली वैक्सीनेटेड का मतलब क्या है
कि भाई दोनों वैक्सीन दे चुके हैं, कोई भी वैक्सीन हो, चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, कोविशील्ड हो, हर वैक्सीन की 2 डोज देनी है कोविड में। 10% से ज्यादा पॉपुलेशन यूएस को ऑलरेडी ये 2 डोजेस मिल चुकी हैं। 3% इन ईयू को ये डोजेस मिल चुकी हैं। और अगर आप डबल डोजेस को छोड़ के केवल सिंगल डोज की बात करो तो यूके में 34% लोगों को एक सिंगल डोज मिल चुकी है वैक्सीन की। तो इस प्रकार के देशों में वैक्सीन प्रोसेस कितना तेजी से चल रहा है ये हम इमेजिन कर सकते हैं। और अफ्रीका के पुअर देशों में हालात बहुत खराब है, कहीं पे तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं अपने प्यारे भारत पे। प्यारे भारत का क्या हाल है? इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट वैक्सीनेटर अमंग कंट्रीज। अच्छी बात है, हम लोग तीसरे नंबर के सबसे बड़े वैक्सीनेटर हैं। अब तक हम लोग 26 मिलियन डोजेस, 2 करोड़ 60 लाख डोजेस अपने लोगों को दे चुके हैं। यानी पर 100 आबादी पे 1.91 डोजेस ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। चलिए, लेकिन पूरी तरीके से वैक्सीनेशन अभी हमारी आबादी के केवल 0.3% लोगों का हुआ है। Only 0.3% of the total population of India has been completely vaccinated, जिनको दोनों डोजेस दी जा चुकी हैं। इंडिया को वैक्सीन डिप्लोमेसी के लिए काफी तारीफ मिली है। इंडिया को एक ऐसी कंट्री की तरह देखा जा रहा है जो कि दुनिया भर में वैक्सीन बांट रही है, ग्रांट के थ्रू भी बांट रही है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स के थ्रू भी बांट रही है। ओके, इंडिया ने बहुत जोरों शोरों से अपने वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू किया, लेकिन आप देखोगे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, विलेजेस हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे अब तक कोई वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं की गई है। मतलब रूरल इलाकों में वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में, पहली बात वो कम नजर आ रहा है। दूसरे फेज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे फेज में वैक्सीनेशन इंडिया में पिकअप कर रहा है। अभी रिसेंटली जो फ्राइडे गया फ्राइडे है, उस दिन 1.7 मिलियन इनॉकुलेशंस हुए, यानी 17 लाख लोगों को डोजेस दी गई हैं। इंडिया ने जब अपनी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को प्लान किया था तो यह प्लान किया था कि एक दिन में 54 लाख लोगों को, 5.4 मिलियन लोगों को हम वैक्सीनेशन दे पाए, इसकी हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और कैपेबिलिटी है भी। बट अब तक एक दिन में जो मैक्सिमम डोजेस दिए हैं इंडिया ने, वो दिए हैं 1.8 बिलियन डोजेस। इंडिया ने टारगेट बनाया था कि मार्च से जुलाई में प्रतिदिन 3.3 मिलियन डोजेस एडमिनिस्टर की जाएंगी, 33 लाख डोजेस एडमिनिस्टर की जाएंगी। उसके लिए डोजेस को भी बचा के रखा गया था, बट ओनली 18 लाख मैक्सिमम डोजेज एडमिनिस्टर की गई हैं। पूरी तरीके से तो 18 लाख रोज हुई भी नहीं है। थोड़ा बहुत सेकेंड फेज में लोगों का जो इंथुजियाज्म है वैक्सीन को लेके वो आगे आ रहा है। पहले तो इंथुजियाज्म भी नहीं था, फर्स्ट फेज में तो लोग उतने इंथुजियास्टिक भी नहीं थे। और इंडिया में एक चीज देखी जा रही है, इनइक्विटेबिलिटी इन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो अमीर लोग हैं इंडिया में वो थोड़ा ज्यादा वैक्सीन ले रहे हैं। रीजन बीइंग क्लास डिवाइड आ रहा है। रीजन बीइंग की पहली बात तो ये अमीर लोग थोड़े वेल इन्फॉर्म्ड है, प्लस ये अपने सेफ सर्कमस्टांसेस में जाके वैक्सीन ले सकते हैं। गरीबों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। गरीबों को पहले तो ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर किसी फ्री अस्पताल में जाके वैक्सीन लेनी है। ये अमीर लोग पहले से डॉक्टर के साथ टच में रहते हैं, फोन किया, हाँ भाई आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, मैं आपको वैक्सीन दे दूंगा, आप आइए, 10 मिनट का समय लगेगा, और पैसा तो इनके लिए वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी तो इंडिया के वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में देखने को मिली नहीं है। खासकर अब जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को परमिशन दे दी गई है कि वो वैक्सीन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये बात हमारे सामने होने वाली है ही। तो वैक्सीन नेशनलिज्म ये भी देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं वैक्सीन इनइक्विटेबिलिटी ये भी देखने को मिली है। जब यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज में बहुत तेजी से वैक्सीन बननी शुरू की, तो वैक्सीन की सप्लाई चेन 2 कंट्रीज से निकलती, एक इंडिया से निकलती, एक चाइना से निकलती। इंडिया चाइना आर वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, इंडिया की जो कंपनीज है, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और दूसरी फार्मा कंपनीज, ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज सरकारी कंपनीज हैं, ये प्राइवेट कंपनीज है, और प्राइवेट कंपनीज हमेशा प्रॉफिट मॉडल पे चलती हैं। तो इन प्राइवेट कंपनीज को अगर इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये अपने इंटरनेशनल ऑर्डर्स को भी ऑनर करेंगे और हाईएस्ट बिड वाले ऑर्डर को ऑनर करेंगे। और इन कंपनीज के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि भारत सरकार ने ऑर्डर दिया तो भारत सरकार वाला ऑर्डर पहले पूरा करना है। ये अलग बात है कि भारत सरकार ने बहुत एडवांस में ऑर्डर दे रखा है पेमेंट करके, और भारत सरकार भारत में रह के आप भारत की सरकार से पंगा भी नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज भारत सरकार को वैक्सीन सप्लाई कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कॉमर्शियल ऑर्डर्स को भी ये कंपनीज कैटर कर रही हैं। तो उतनी तेजी से इंडिया में वैक्सीन बन भी नहीं रही है और गरीबों तक उतनी तेजी से पहुंच भी नहीं रही है। सरकार ने बहुत प्लान किया, हालांकि जिस लेवल पे शुरुआत में सोचा जा रहा था कि हमारे वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम में
मतलब प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी उतनी प्रॉब्लम नहीं आई है। कहीं ना कहीं हम अपना वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, बट गरीबों तक, रूरल इलाकों तक अभी तक ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस नहीं पहुंच पाया है। प्लस हमारे यहाँ जो गरीब हैं, जो बूढ़े हैं, वो डिजिटली नेव भी हैं, जिनको ऐप वगैरह चलानी नहीं आती, वो ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें तो इंडिया में चल ही रही हैं। और ग्राउंड लेवल पे हेल्थ वर्कर्स जा जाके उनके घर में ये काम करवाएं, जा जाके वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो हो नहीं रहा है। वैक्सीन एडमिशन करने के लिए आपको साइट पर पहुंचना पड़ेगा, तो दैट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। आगे आने वाले समय में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप घर बैठे बैठे अपने वैक्सीनेशन को वो कर दो, बुक कर दो। जैसे अभी होता है ना कि मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में रहते हो, बेंगलुरु जैसे शहरों में, तो आप फोन मारो तो आपका कोविड का सैंपल लेने वो घर पे ही आ जाएगा। कुछ समय बाद हो सकता है कोविड की वैक्सीन देने भी वो घर पे आ जाए। बट ये सब सिटी में है और ऑन पेमेंट बेसिस है। गरीबों के लिए रूरल इलाकों में इस प्रकार की अभी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। जल्दी से जल्दी अगर हम गरीब लोगों के पास अपने रूरल इलाकों में इस प्रकार की फैसिलिटीज को पहुंचा दें, तो हम थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिवली टैकल कर पाएंगे इस कोरोना के पेंडेमिक से। और फाइनली आज का लास्ट आर्टिकल, द न्यू मीडिया रूल्स आर अ टाइटनिंग न्यूज, व्हाट इज वेरिंग इज द एग्जीक्यूटिव्स आइडिया दैट यूजर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वेरी मीडिया दैट सीक टू इन्फॉर्म देम। तो भाई यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 फरवरी में ये नोटिफाई किए गए थे मीटी के द्वारा। मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को इस चीज को लेके काफी क्रिटिसाइज किया गया है और केरला दिल्ली हाई कोर्ट में इनके खिलाफ केसेस भी फाइल हो चुके हैं। तो जुडिशरी भी अब यहाँ पे इस नियम कानून को लेके इन्वॉल्व हो चुकी है। मेन स्ट्रीम प्रेस, टीवी चैनल्स जो कि आपके टीवीज में पहले आते थे, उनको तो पहले सरकार रेगुलेट करती थी। अब जो छोटे मोटे लेवल पे करंट अफेयर्स और डिजिटल न्यूज के चैनल चलते हैं, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे न्यूज के चैनल खुले हुए हैं, उनके ऊपर भी सरकार का कहीं ना कहीं रेगुलेशन आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अब बात यही बोली जा रही है कि इंडिया की अगर आप बात करो तो इंडिया में डेमोक्रेसी को लाने के लिए एक फ्री न्यूज का आर्किटेक्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तक एक ही ऐसी न्यूज थी, डिजिटल मीडिया न्यूज, जो कि सरकार के कंट्रोल के बाहर थी, और वो भी अब सरकार ने अपने कंट्रोल के अंदर लेने की कोशिश की है। और ओवरऑल जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें छोटे बेसिस पे डिजिटल न्यूज दी जाती है, करंट अफेयर्स की न्यूज दी जाती है, यहाँ पे ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म रखा गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी रखा गया। तो हर ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या करेगा, पहले सेल्फ रेगुलेशन करेगा। सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर देखिए 3 लेवल पे यहाँ पे चीजें बनाई गई हैं। 3 टायर प्रोसेस है, 3 टायर प्रोसेस को आगे बताया गया, बताऊंगा मैं आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किया क्या जा रहा है, पॉलिटिकली और रिलीजियस मेजोरिटीज को लेके आया जा रहा है। ठीक है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर हर्ट्स हुए तो भी आपको कंप्लेन फाइल करने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा। बहुत अलग अलग प्रकार की नीचे दी जा रही है। सबसे खास बात ये बोली जा रही है कि जो स्मॉलर और मीडियम साइज्ड इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज और करंट अफेयर्स के पोर्टल हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बड़े न्यूज पोर्टल्स के पास तो बहुत अर्निंग एवेन्यूज होते हैं, लेकिन ये जो स्मॉलर और मीडियम साइज डिजिटल न्यूज पोर्टल्स हैं, करंट अफेयर्स पोर्टल हैं, ये ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। जो नए स्टार्टअप्स हैं वो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर इस प्रकार के नए स्टार्टअप्स के ऊपर, इस प्रकार के नए करंट अफेयर्स पोर्टल्स के ऊपर इस तरीके के नियम कानूनों को इम्पोज किया जाएगा, तो इनका चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट को ट्रिगर एन ऑर्केस्ट्रेटेड एवेलांच ऑफ ग्रीवेंसेस, यानी कि अब कोई भी डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोलता है, तो रूलिंग पार्टी यहाँ पे उस पर्टिकुलर चैनल, उस पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। और एक्शन किस प्रकार से लिया जाएगा, देखिए टाइम बाउंड 3 टायर प्रोसेस है, जिसमें पहले पोर्टल पे ग्रीवेंस को सॉल्व किया जाएगा। तो चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजन प्राइम हो, चाहे यूट्यूब हो, वो अपना एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करेगा। अगर किसी को भी किसी कंटेंट से प्रॉब्लम है तो वो पहले एप्लीकेशन को फाइल करेगा उस ग्रीवेंस ऑफिसर के पास। ग्रीवेंस ऑफिसर पहले अपने लेवल पे उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगा। अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं हुई तो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास वो एप्लीकेशन जाएगी। यानी नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ये सब मिलकर अपनी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे, और ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी उस एप्लीकेशन को देखेगी जो पहले एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म के पास गई थी और उसके ग्रीवेंस ऑफिसर से सॉल्व नहीं हो पाई। फिर ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, और अगर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से भी सॉल्व नहीं हुई, फिर एक इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी होगी जिसमें बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वहां पे सीधे सीधे सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, फिर वो उस कंप्लेन को देखेंगे। तो ये 3 लेवल की चीजें बना दी गई हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो फाइनल लेवल है,
जो सबसे आखिरी वाला लेवल है वहां सीधे सीधे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं और वहां पे कभी ना कभी तो चीज देखिए पहुंची जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे डिसाइडिंग पावर और रेगुलेशन पावर किसके पास आ गई है? ये सरकार के पास आ गई है। कुल मिलाकर सरकार ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ पे एज एन एपेलेट अथॉरिटी बैठा दिया है। तो नीचे की सेल्फ रेगुलेटरी एक्सरसाइज अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो फाइनल डिसीजन मेकर यहाँ पे कौन हो जाएगा? सरकार हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन हो रहा है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लेकिन वो एट गवर्नमेंट्स प्लेजर हो रहा है। होता है ना कि प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेगा, बट अटॉर्नी जनरल काम कर रहा है एट द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहे तब अटॉर्नी जनरल को हटा सकता है। उसी तरीके से ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपना सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं, बट ये सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कल की डेट में सरकार को अगर ये सेल्फ रेगुलेशन पसंद नहीं आया तो सरकार उसको हटा सकती है। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इन चीजों को इंपॉर्टेंट इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि खास बात यह है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जर्नलिस्ट होती है, इनकी अक्सर कर बनती नहीं है। आप देखो, अभी रिसेंटली स्टिंग ऑपरेशन हुआ, एक पुराने मिनिस्टर पे, बीजेपी की मिनिस्टर हैं, पहले जनता दल सेक्युलर के साथ थे कर्नाटका में, उनका सेक्स टेप रिलीज हो गया तो उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ गई। तो पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट में अक्सर कर नहीं बनती। तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस को एक मौका मिल रहा है जर्नलिस्ट को दबाने का और डिजिटल जर्नलिज्म को जमाने का। एज देखा जाए, जर्नलिस्ट को तो सिडेशन के नाम पे सीधे सीधे दबा दिया जाता है। जो छोटे मोटे न्यूज चैनल्स हैं जो कि सरकार के कंट्रोल के अंदर नहीं है, कभी वो बड़े बनना चाहे तो बड़े बनने से पहले उनको रोका जा सकता है अगर वो सरकार के अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो। अब बात की जाए फ्रीडम ऑफ प्रेस की, क्या हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस है? देखिए, एक्सप्लिसिटली तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ फंडामेंटल राइट, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू सब क्लॉज जी में जाइए तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ही प्रेस की फ्रीडम भी इम्बाइब्ड है। जैसे हर सिटीजन के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वैसे ही हर प्रोफेशन में भी है, प्रेस के पास भी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। और कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी में ये जो मीडिया है, जर्नलिज्म है, इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह देखा गया है, फोर्थ एस्टेट की तरह देखा गया है इसको। मतलब कि आपको पता है कि 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस इंपोज करते हैं। तो जरूरत से ज्यादा उल्टा सीधा काम अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर करेगा तो जुडिशरी उसको रोक सकती है। अगर लेजिस्लेचर संविधान को वायलेट करता है तो जुडिशरी उसको रोक सकती है। जुडिशरी ज्यादा बवाल करेगा तो लेजिस्लेचर कानून को बदल के जुडिशरी के, आप कह सकते हो, डोमेन को थोड़ा बहुत चेक में लेके आ सकता है। एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, अगर बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल हो रहे हैं तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार गिराई जा सकती है। तो ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह काम करते हैं। यहाँ पे जो चौथा स्टेट था मीडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मीडिया भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को चेक में रख सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, रिसेंटली जुडिशरी में एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चला था प्रशांत भूषण के अगेंस्ट। आज से लगभग 4 या 5 महीने पहले की, 6 महीने पहले की न्यूज है। प्रशांत भूषण के अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट चला था। फाइनली मीडिया, जुडिशरी को क्रिमिनल कंटेंट ड्रॉप करना पड़ गया प्रशांत भूषण के ऊपर। पता है क्यों ड्रॉप करना पड़ गया? क्योंकि मीडिया प्रेशर बहुत इंटेंस आ गया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मीडिया इस तरीके से कवर कर रही थी उस पूरे इशू को कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट डिक्टेटोरियल बन रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर आया कि उनको प्रशांत भूषण के ऊपर केवल 1 रुपए का फाइन लगाना पड़ा, 1 रुपए का फाइन लगा के छोड़ना ही पड़ा। तो ये किसकी ताकत थी? ये मीडिया की ताकत थी, जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट भी झुक गया। क्योंकि मीडिया लोगों के सोचने के नजरिए को बदल देती है। तो आप कह सकते हो कि हमारी डेमोक्रेसी का, हमारी गवर्नमेंट का जो चौथा पिलर होना चाहिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बाद, वो होना चाहिए मीडिया। और अगर मीडिया को प्रॉपर तरीके से काम करना है तो आपको उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी, लेकिन वो फ्रीडम भी क्वालिफाइड होनी चाहिए। बिल्कुल ही अनलिमिटेड फ्रीडम दे दोगे तो मीडिया भी उल्टी सीधी बातें कवर करती घूमेगी, जो कि सही नहीं है। अब यहाँ पे मीडिया पर्संस को और मीडिया को बहुत सारे और लॉ से भी दबाया गया है। जर्नलिस्ट के खिलाफ सेडिशन लॉ लगाया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को बिना किसी चेक के इस्तेमाल किया गया है, जो कि देखिए पूरी तरीके से सही नहीं है। और शशि कुमार जी, जो कि एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के चेयरमैन है, इनका यह बोलना है कि सेडिशन लॉ और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कम नहीं था, जो कि एक और नियम कानून यहाँ पे ले आई है सरकार, जिसका नाम है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक रूल्स 2021।
तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो फ्रीडम है छोटे मोटे चैनल्स की, दिस इज अंडर डेंजर। देखते हैं केरला और दिल्ली की हाई कोर्ट इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलती है, बट डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, ये इनडायरेक्टली यहाँ पे शशि कुमार साहब बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ यूजफुल सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। गुड बाय।